नमस्कार सभी को। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। और आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम भी है, सब लोग जानते भी हैं कि आजकल सबको अवेयरनेस भी हो गई है कि B12 डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। और आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी पेशेंट्स भी आते हैं कि अक्सर थकान रहती है, कि पूरा रेस्ट भी कर रहे हैं, खाना पीना भी सब ठीक है, फिर भी टायर्डनेस लगा रहता है, हाथ पैरों में बेचैनी सी रहती है, नमनेस सुन्नपन रहता है, या टिंगलिंग हो रही है, या बार बार भूलने की बीमारी हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स काफ़ी सारी बीमारियों में भी हम देखने को मिलते हैं, पर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि B12 डेफिशिएंसी में भी ये सब हमें मिल सकता है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आप क्यों इतना कॉमन है इंडिया में अंदर B12 डेफिशिएंसी, और कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं, और डेफिशिएंसी ना हो क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, और B12 का हमारी बॉडी में क्या रोल है, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि हमेशा थकान महसूस हो रही है, हाथ पैरों में टिंगलिंग, या आपको मेमोरी फील हो रहा है, या मेमोरी लॉस हो रहा है, चीज़ें रख के भूल रहे हैं, या नाम किसी का याद नहीं आ पा रहा है, या फिर बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारे सिम्टम्स ये B12 डेफिशिएंसी के भी हो सकते हैं। और भी कई बीमारी में भी इस तरह के कॉमन सिम्टम्स हैं, मिलते हैं, जैसे विटामिन डी में भी मैंने बात की थी लास्ट टाइम, और थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी ये सब चीज़ें मिलती हैं। पर कॉमन कॉज है कि B12 डेफिशिएंसी में भी ये सब चीज़ें मिलती है। तो ये सब हम फील करते रहते हैं, और आप अक्सर आपस में भी हम डिस्कस करते हैं कि आजकल, और ज़्यादातर इग्नोर करते रहते हैं कि हो सकता है स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर हमारा एज बढ़ता जा रहा है, तो इस कारण से सिम्टम आते जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम तक हम इग्नोर ही करते रहते हैं। और इसलिए मिलियंस इंडिया में तो मैं देखता हूँ कि अगर 10 लोगों का भी मैं टेस्ट कराऊँ तो 7 से 8 लोगों का विटामिन B12 कम ही आता है। तो 70 to 80% लोगों में इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। और काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं रहता कि क्यों डेफिशिएंसी हो रही है, और वो डेफिशिएंट है भी कि नहीं, ये भी लोगों को आइडिया नहीं रहता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेरियंस में डेफिशिएंसी, नॉन वेजिटेरियंस में भी ये काफ़ी देखने को मिलता है। तो B12 का मेन फंक्शन क्या होता है? B12 एक विटामिन है, और सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हमें खाने से ही मिल सकता है, हमारी बॉडी इसको बनाती नहीं है हमारे अंदर। सो हमें आउटसाइड सोर्स से इसको बॉडी को देना होता है। और B12 का फंक्शन क्या रहता है? हमारा नर्व्स जो रहती हैं, नर्व्स के सेल की जो लाइनिंग है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर B12 हमारा प्रॉपर रहेगा तो हमारा नर्वस सिस्टम जो सेंसेशंस हैं वो हमारी ठीक रहती हैं। और इवन जो हमारे आरबीसी रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण हमारा B12 डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं। इवन बॉडी के हर सेल में B12 का रोल रहता है। और नर्व कंडक्शंस में अगर हमारा प्रॉपर रहेगा B12, तो बॉडी का जो सिस्टम है जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व रहता है वो हमारा प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो इसलिए ये हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है B12, और इसको मेंटेन रखना बहुत ही इसलिए जरूरी है। तो विटामिन B12 जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में हमारा जो नर्वस सिस्टम का कंडक्शन सही रहेगा तो हमारा मेमोरी शार्प रहेगा, हमारा फोकस अच्छा रहेगा, हमारा बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। तो नर्व्स की स्ट्रेंथन करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, और इसलिए इसकी डेफिशिएंसी में हमें सुनपन, या आ, उस तरह का टिंगलिंग, या इस तरह का सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। DNA फॉर्मेशन, जैसे जैसे हमारा बॉडी में रीजनरेशन होता है, रिपेयर होता है, तो हमारा नए सेल्स बनते हैं, नए सेल में फिर DNA फॉर्मेशन होते हैं। तो DNA फॉर्मेशन में भी B12 का बहुत बड़ा रोल है। और B12 डेफिशिएंट रहेगा तो हमारा बॉडी पूरा प्रॉपरली रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से फिर और भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। और कंडक्शन अच्छा रहेगा तो हमारा एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि B12 हम दे देंगे नॉर्मल तो बूस्ट कर देगा एनर्जी, जो नॉर्मल सिस्टम से हमारा जो एनर्जी बन रहा है उसको भी प्रॉपर मेंटेन रखेगा। तो इसके लिए बहुत अच्छा रोल है इसका, और इसको मेंटेन रखना इसलिए बहुत जरूरी है। तो क्यों डेफिशिएंसी हो जाती है इंडिया में? जैसे मैंने बताया कि 70 to 80% लोग इसके लिए डेफिशिएंट हैं। और इसमें मेन जो डेफिशिएंसी का मोस्ट कॉमन कॉज है, एक तो वेजिटेरियन डाइट, जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है उसमें ये यूजली डेफिशिएंट होता है। और पुअर एब्जॉर्प्शन रहता है कि आपका गट लाइनिंग डिस्टर्ब है, आपका एसिड कम बन रहा है, तो वो एसिड जो हमारा स्टमक एसिड होता है वो B12 विटामिन के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। अगर वही हमारा कम है तो हमारा एब्जॉर्प्शन
पुअर हो जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारा इसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होने लग जाता है। कई दवाइयाँ जैसे डायबिटिक्स में हम मेटफॉर्मिन या ग्लाइकोमेट जो मेडिसिन रहती है, ये इसके एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती है। तो कॉमनली देखा गया कि जो डायबिटिक्स में ये दवाई ले रहे हैं तो उसमें ये डेफिशिएंसी पाई जाती है। और हम अक्सर देखते हैं कि लोग एसिडिटी की दवाइयाँ खाते रहते हैं, है ना, पेंटेप्रोजोल, ओमेप्रेजोल या रेबिप्रेजोल। ये कि हमारा एसिड को डिक्रीज कर देते हैं, और एसिड इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही एक एसेंशियल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है हमारी स्टमक के अंदर। और एसिड ही कम हो जाएगा तो इसका एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म जो एसिडिटी की दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी इसके डेफिशिएंसी के कारण एक बनता है। और कई तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज हैं कि आपकी स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सीलियक डिजीज या कुछ तरह के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रहते हैं, ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिजीज, उसमें भी इसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। तो ये सब कारणों के कारण इसका डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। और रिस्क पे कौन ज़्यादा है, जैसे वेजिटेरियंस हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। जो कंप्लीट वीगन है, कि मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि फिर किस सोर्स से वो आप इनटेक करेंगे वो और मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे एल्डरली एज ग्रुप होता जाएगा, क्योंकि उसमें फिर एब्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो दवाइयाँ रहते हैं उसमें कम हो जाता है। प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स में इस इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और नॉर्मल अगर खाना पीना चल रहा है आपका मेंटेन है, तो उस कंडीशन में आपको और ज़्यादा वो ऐड करना पड़ता है, इसलिए उन उसमें डेफिशिएंसी कॉमन हो जाती है। कई तरह के ऑपरेशंस अगर स्टमक के हुए हैं तो उसमें भी आपका स्टमक का पार्ट कम हो गया तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो जाता है। तो इन सब कारणों से कारण उन सब लोगों में ये बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। और सिम्टम्स जैसे मैंने बताया कि थकान महसूस होगी, वीकनेस आपको लगेगी, टिंगलिंग, आपका सूनपन रहेगा, ऐसा लगेगा चींटियां सी चल रही हैं हाथ पैरों में, है ना, ये सब आपको रहेगा। मेमोरी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भूलने लग जाएंगे, नाम याद नहीं, कोई चीज़ रख के भूल गए। बैलेंस बनाने में दिक्कत रहेगी आपको, कि चल रहे हैं आपका बैलेंस डगमगा रहा है, गिरने का रिस्क रहेगा। और अगर डेफिशिएंसी है और एनीमिया आपका रहेगा तो आपका पेलर स्किन आपको फील होगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स हम देखने को मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिम्टम्स सिर्फ B12 डेफिशिएंसी में, और भी कंडीशन मिलते हैं, बट अगर आप टेस्ट कराते हैं तो ये एक मेन कारण निकल के आ सकता है। और अगर हम इस डेफिशिएंसी को नज़रअंदाज कर देते हैं और इस पे कोई स्टेप नहीं लेते हैं, है ना, तो फिर ये क्रॉनिक हमारा नर्व्स को डैमेज कर सकता है, B12 डेफिशिएंसी। और एक बार नर्व डैमेज हो जाती है तो फिर वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर क्रॉनिक कंडीशन में अगर इग्नोर कर लिया और ये हमारा नर्व एक बार डैमेज हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है, इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही करेक्ट करेंगे तो आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिलना ही मिलना है। एनीमिया आपका रहेगा परसिस्टेंट, तो आपकी खून की कमी रहेगी, तो आप देख लीजिए उससे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बैलेंस की प्रॉब्लम, आपका कॉग्निटिव इशू, ब्रेन के जो सिम प्रॉब्लम्स हैं, बैलेंस वो फोकस है आपका, कंसंट्रेशन वो आपका कम रहेगा, भूलने की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अगर आप इग्नोर करते हैं ये आपको हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि सिम्टम्स भी आ रहे हैं, डायग्नोस कैसे करें। तो सिंपल सा है कि डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं आप। ये आजकल ब्लड टेस्ट B12 लेवल आप इसको टेस्ट करा के आप असेस कर सकते हैं कि मेरा B12 लेवल रेंज में है कि उससे कम आ रहा है। और उसके बाद अगर कम आ रहा है तो हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, डाइट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि उससे हम B12 की डेफिशिएंसी को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। या फिर इसका एब्जॉर्प्शन का इशू है तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो कौन से डाइट पे आते हैं कि कौन सी डाइट में इसकी रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये जो फूड आइटम्स मैंने लिखे हैं इन सब में इसके B12 आपका मिलता है डाइट में। आप देखिए एग के योक में इसका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, फिश में रहता है, चिकन में, मीट में, मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड, पनीर। तो आप देखिए कि सारे के सारे जो भी सोर्सेज हैं सारे एनिमल सोर्सेज ही हैं इसके B12 के। और इसलिए वेजिटेरियंस में अगर सो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है उसमें डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि प्लांट्स और फ्रूट्स वगैरह में इसका कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है, ना के बराबर होता है। तो अगर वेजिटेरियन है तो सिर्फ आपके लिए फिर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ही बचता है जिसमें आप B12 को आप अपनी बॉडी में दे सकते हैं। तो मिल्क, कर्ड, पनीर ये नेचुरल फूड सोर्स से आप ले सकते हैं। पर कुछ फोर्टिफाइड आजकल सीरियल्स बनने लगे हैं कि जिसमें B12 से फोर्टिफाई कर देते हैं, उसको और ऐड कर लेते हैं।
तो मिल्क भी आजकल जो आ रहे हैं, फोर्टिफाइड मिल्क आ रहे हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इन सब से भी अगर डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर हम सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं। उसमें भी टैबलेट भी आती है और इंजेक्टेबल सप्लीमेंट भी हम ले सकते हैं। सिर्फ डाइट से डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सब लोगों के माइंड में आता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम डाइट से ही अपने आप को मैनेज करना चाहेंगे, हम क्यों इसके लिए अलग से सप्लीमेंट लें। पर सिंपल जैसे मैंने बताया, वेजिटेरियन सोर्स इसमें अवेलेबल है नहीं, B12 है नहीं, और ये बॉडी हमारा बनाता नहीं है, तो हमें लेना तो एक्सटर्नल सोर्स से ही है। तो डाइट में अगर हम मिल्क प्रोडक्ट्स या एग खा रहे हैं तो एग को ऐड कर सकते हैं, उससे आपका थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी कवर हो सकती है। पर अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आपको इसका सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना पड़ेगा। और आपका कई बार ये रहता है कि अब्जॉर्प्शन पुअर है, जैसे एल्डरली एज ग्रुप मैंने बताया कि जो दवाइयाँ ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसिडिटी की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा, तो उसमें हाई डोज में हम उसको टैबलेट दे सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ जाए, या फिर आप इंजेक्शन के थ्रू आप B12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो डाइट अलोन कई बार पूरा नहीं हो पाता है। माइल्ड केसेस में तो ये कवर कर लेता है, पर जहाँ सीवियर डेफिशिएंसी रहती है वहाँ पे कवर नहीं हो पाता है। अब हमें टैबलेट लेना चाहिए कि इंजेक्शंस लेना चाहिए, ये भी एक असेसमेंट का है, डॉक्टर्स के ऊपर इसको छोड़ देना चाहिए, खुद ही अपना आप असेस ना करें कि मुझे क्या लेना है। डॉक्टर अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपका किस तरह का इश्यू है, एब्जॉर्प्शन का इश्यू है कि डेफिशिएंसी का इश्यू है, उस हिसाब से फिर वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं राइट प्रोसेस। और ये भी कुछ मिस रहते हैं कि सबको ही B12 इंजेक्शन की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। माइल्ड केसेस डाइट से भी कवर हो जाते हैं, सप्लीमेंट के थ्रू भी हम कवर कर सकते हैं। हर केस में B12 इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। और एक्सेस में इसको लेना भी नुकसानदायक होता है, तो ऐसा नहीं कि हम इसको रेगुलर इंजेक्शन रेगुलरली हर महीने लगाए जा रहे हैं पिन आउट चेक करें, तो उससे भी आपका प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में जाएगा तो भी वो हार्म करता है। वेजिटेरियंस कैन नेवर हैव नॉर्मल B12, ऐसा नहीं है कि जो एग या आपका एब्जॉर्प्शन पुअर है या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स आप प्रॉपरली ले रहे हैं तो आपका नॉर्मल B12 लेवल बॉडी में हो सकता है। तो इसलिए मेन चीज़ है कि आप अपना टेस्ट करा लें और तभी अपने आप को ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट या अपना डाइट में चेंज करें जब आपकी डेफिशिएंसी हो। अगर आपका डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है इंजेक्शंस की या सप्लीमेंट्स की। तो लाइफस्टाइल आपको करेक्ट करना है, बैलेंस डाइट लेना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप आप कराते रहिए। अपना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो प्रॉपरली आप गट रीसेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना गट माइक्रोबायोम को आप करेक्ट कर लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाता है। मेडिसिन जो भी आप ले रहे हैं करेक्टली लें। और जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था कि चाय और कॉफ़ी को यूजली खाने के साथ ऐड ना करें, क्योंकि वो फिर एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। तो उसमें थोड़ा गैप रखें और अपने आप को सेल्फ मेडिकेशन ना करते रहें। एक नॉर्मल जैसे फ्रेंडली इंडियन डाइट में बताऊंगा कि ब्रेकफास्ट में आप अगर एग खाते हैं तो एग या फोर्टिफाइड सीरियल्स जो B12 से फोर्टिफाइड हैं उनको आप ले सकते हैं, या फिर पनीर वगैरह का आप कुछ डिश ले सकते हैं। लंच में आप दाल कर्ड और फिश या फिर पनीर को ऐड कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। और डिनर में भी आप पनीर या चिकन या फिर कर्ड को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप डाइट को मेंटेन रखेंगे तो भी आपका, और आपका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर है, तो आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी। अपना स्लीप का रूटीन बना के रखें और अपना एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, तो आपका गट भी हेल्दी रहेगा, गट माइक्रोबियोम भी हेल्दी रहेगा। तो B12 रिच फूड हमें रेगुलरली खाना है। वेजिटेरियंस भी हैं तो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, आप सिर्फ डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, पर प्रॉपरली आप उसको ऐड करें अपनी डाइट में। और अगर लंबे समय से टिंगलिंग या नमनेस आपको हो रही है, थकान महसूस हो रही है, तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसका टेस्ट जरूर करा लें। और लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो टेक होम यही है, मैसेज है लास्ट में कि B12 हमारा नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्लड सेल्स के लिए और हमारा DNA फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बॉडी में, और सिंपल से इसको ऐड करके डाइट में और सप्लीमेंट को ऐड करके हम काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। ये रिवर्सिबल है कॉम्प्लिकेशन। पर यह है कि क्रॉनिक स्टेज में अगर नर्व डैमेज हो गया तो फिर
वो इरिवर्सिबल हो जाता है। और बहुत ही कॉमन है क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियंस हैं, इसलिए ये डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। और सिम्टम बहुत ही लाइट रहते हैं तो कई बार मिस हो जाते हैं ना, साइलेंट रहते हैं तो हम इग्नोर करते रहते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, आप टेस्ट करा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्स की जरूरत कभी कभी पड़ सकती है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस ही इसका मेन क्रक्स रहता है कि अर्ली डायग्नोस करके हम ट्रीट कर लें तो सारे सिम्टम को रिवर्स कर सकते हैं, एनीमिया को भी करेक्ट कर सकते हैं, अपना नर्वस सिस्टम को भी हम बेटर बना सकते हैं। यही मैं आपको आज कन्वे करना चाह रहा था, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इसके रिगार्डिंग तो मैं उसको भी आंसर कर सकता हूँ। यस प्रियंका जी बताएं। तो प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत एनलाइटनिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बड़ा एक मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे जैसे आप बोल रहे हो कि टेस्टिंग कराना चाहिए, तो कई बार टेस्टिंग जब कराते हैं तो B12 मतलब नॉर्मल रेंज में ना आके टुवर्ड्स हायर साइड आ रहा होता है, और कई बार तो बहुत ही हायर साइड ही आ रहा होता है। तो उसमें क्या बड़ा खुश हो जाना चाहिए कि B12 ज्यादा है, या फिर वो खुद किसी और बीमारी को इंडिकेट करता है इफ द B12 लेवल्स आर मोर देन नॉर्मल इन द लैब रिपोर्ट? तो इस पे आप अगर बता पाए। नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार टेस्ट में B12 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्यों ज़्यादा आ रहा है ना, ये भी एक कंसर्न की बात है। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम सप्लीमेंट ऐड ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारा ब्लड लेवल ज़्यादा आ सकता है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सप्लीमेंट बंद कर देंगे तो आपका लेवल नॉर्मल हो जाएगा। फिर रहता है कि फिर भी हमारा कुछ मॉडरेटली ज़्यादा है और सप्लीमेंट नहीं भी ले रहे तो भी हमारा B12 ज़्यादा आ रहा है, कई बार एक कंडीशन आ जाती है। तो उस कंडीशन में ये रहता है कि आपको हो सकता है कि कोई लीवर या किडनी की कोई प्रॉब्लम है। लीवर में अगर हेपेटाइटिस हो रहा है, सिरोसिस है, या फिर फैटी लीवर बहुत ज़्यादा है, लीवर फंक्शन डीरेंज है, तो आपका B12 का वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा और इसलिए ब्लड में B12 का लेवल ज़्यादा आ सकता है। किडनी से वहाँ पे एक्सक्रीशन नहीं हो पाता तो B12 लेवल आपका बढ़ जाता है। कई ऑटो इम्यून कंडीशंस रहती हैं उसमें B12 लेवल बढ़ जाता है। पर कई बार देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, रेंज से 2 टाइम्स बढ़ ज़्यादा आ रहा है, 3 टाइम ज़्यादा आ रहा है। तो उस कंडीशन में, किस कंडीशन में ज़्यादा आ रहा है, तब कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है आप, कुछ कैंसर्स में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लीवर या किडनी के ट्यूमर्स में पाया जाता, ये इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर है उसमें इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा है तो अब कैंसर को ये इंडिकेट कर रहा है, पर कुछ कैंसर में बढ़ सकता है। और भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिसमें इसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसके बाद प्रॉपर एक इवेल्यूशन की ज़रूरत है, चेकअप की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा लेवल क्यों आ रहा है। विदाउट एनी सप्लीमेंटेशन भी अगर बहुत ज़्यादा रेज आ रहा है तो उसमें वो करा सकते हैं। और एक कंडीशन ये भी रहती है कि आपका ब्लड लेवल हाई आ रहा है पर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, टिंगलिंग और नमलिंग्स भी हो रही है आपको, सारे फैटिक भी है और आपको फॉरगेटफुलनेस भी है। तो उस कंडीशन में ये रहता है कि B12 ब्लड में तो ज़्यादा है पर वो आपका सेल के अंदर पहुंच नहीं रहा और उसका फंक्शन नहीं हो पा रहा। तो उसको हम फंक्शनल B12 डेफिशिएंसी बोलते हैं कि ब्लड लेवल तो ठीक फिर भी आपको डेफिशिएंसी हो रही है। तो वो भी एक कंडीशन है, उसमें कुछ टेस्ट से ही पता लगा पाते हैं वो भी, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत ज़्यादा लेवल है तो एक बार इवोल्यूशन करा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना यही। और थोड़ा बहुत ज़्यादा में ज़्यादा डरने की बात नहीं है, वो आप सप्लीमेंट बंद करेंगे तो आपका नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू सो मच। और भी कोई हैंड रेज आ रहा था किसी का? हाँ बिंदिया गोयल जी, आप पूछना चाह रहे थे कुछ? हाँ बताइए, पूछिए। आपको आवाज़ आ रही है बिंदिया जी? बिंदिया गोयल जी ने चैट में क्वेश्चंस डाले हुए हैं अपने अच्छा अच्छा। कि ओके।
B12 के लिए कौन सी मेडिसिन लें, इसके लिए काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बेस्ट सप्लीमेंट जिसका आपका क्वालिटी आप देख के लें, आप बायो अवेलेबिलिटी अच्छा रहे और एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा है, तो उसको आप ले सकते हैं। डेक्स ऑरेंज तो एक आयरन का सप्लीमेंट है ना, B12 का सप्लीमेंट नहीं है। तो उसको आप डेक्स ऑरेंज आयरन डेफिशिएंसी में आप ले सकते हैं। हाँ अनुज, यस यू कैन आस्क। तो आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बताइए। सर ये बताइए, ये जो विटामिन बी है ये कुछ मतलब काफी टाइप्स का होता है, तो ऑल आर इम्पोर्टेंट या बी 12 ही इम्पोर्टेंट है, या सारे मतलब एक सप्लीमेंट ले तो सारे सप्लीमेंट्स हो जाते हैं विटामिन बी के? नहीं, विटामिन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं हेल्थ के लिए। नहीं, जैसे बी के ही करीब करीब 6-7 टाइप के होते हैं ना, B1 हाँ, B2 उस तरह से कुछ होता है, तो मतलब सारे इंपॉर्टेंट होते हैं या ओनली विटामिन B 12 नहीं इज नहीं, इम्पोर्टेंट? होते तो सारे इंपॉर्टेंट हैं हेल्थ के लिए सारे, पर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। पर बाकी सबकी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है, B12 की बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हम्म। और बाकी चीज़ें वेजिटेरियन या हमारे जो डाइट में कवर हो भी जाते हैं, है ना, B1 B2 जो भी हैं। पर B12 जो ओके है वो ओके। बॉडी बना नहीं पाती, या फिर यहाँ हमारे वेजिटेरियन सोर्स में बिल्कुल मिलता नहीं है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस आ गया। और सर कितने इंटरवल पे टेस्ट करवाना चाहिए जनरली जो है? अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 3 मंथ बार के या अंदर आप करा सकते हैं, 3 महीने के बाद। 3 मंथ में एक बार? हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, आप सबने ज्वाइन किया। और नेक्स्ट वीक फिर किसी और टॉपिक के बाद बात करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।